देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, या फिगर बना लीजिएगा, इस तरह का फिगर बना लीजिए। ये हम मान लेते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सारी, और ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, ये फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल। अब क्या है कि इसमें कुछ चीजें ऐड करी गई। कोई कोई मतलब इस रिक्वायरमेंट में कुछ ऐड करा गया, मान लो कि एडिशनल रिक्वायरमेंट जिसको कहते हैं, इसमें ऐड करा, इसमें भी कुछ ऐड करी गई रिक्वायरमेंट, इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट ऐड करेगी। जैसे मान लो फंक्शनल रिक्वायरमेंट 10 है, तो एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर दी गई, यानी 11 हो गई। एक और कर दी, 12 हो गई। ऐसे ही नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट थी, 13, 14, 15 ऐसे कर दी। ठीक है, तो ये जो बाद में रिक्वायरमेंट्स ऐड हो रही हैं, ये फंक्शनल में भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल में भी हो सकता है, किसी में भी हम रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डोमेन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें कोई रूल्स ऐड कर सकते हैं, कोई नया रूल ऐड कर दिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई नया लॉ आ गया, वो लॉ ऐड हो गया। भाई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई नया लॉ आ गया, या रूल्स रेगुलेशन ऐड कर दिए, न्यू एथिक्स वगैरह ऐड कर दिए, लॉ ऐड कर दिया, या कोई रिक्वायरमेंट, न्यू रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, न्यू रिक्वायरमेंट ऐड कर दी। ठीक है, न्यू रिक्वायरमेंट, तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा, डोमेन रिक्वायरमेंट में। अब बताओ, ये तीनों रिक्वायरमेंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो हम नेक्स्ट बढ़े यूजर रिक्वायरमेंट पर। क्लियर है ये? नेक्स्ट चले, बताइए यस और नो। ओके, नेक्स्ट। यस क्लियर, गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, यूजर रिक्वायरमेंट। हमने दो तरह की बताई थी, सिस्टम रिक्वायरमेंट और यूजर रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट में तीन, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और डोमेन, ये तीनों हो गया। अब हमारे पास दूसरा यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर रिक्वायरमेंट, देखो, सॉफ्टवेयर, मान लो कि ये सॉफ्टवेयर है, ठीक, एज्यूम कर लेते हैं ये सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर को कौन यूज करेगा? यूजर इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। यूजर कौन होगा? यूजर जो होगा वो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल होगा। ठीक, यानी कि जैसे आप ये मान लीजिए कि आप मार्केट से एक बाइक लेने गए, तो अगर आप बाइक परचेज करना चाह रहे हैं, तो जो कंपनी है आपको बाइक को एकदम ऐसे रिप्रेजेंट करेगी कि आप समझ जाए। वो कंपनी बताएगी कि भाई इस बाइक को आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका एक्सीलेटर है, ये इसका ब्रेक है। ठीक है, कोई भी टेक्निकलिटी वाला बात नहीं बोलेगा कि आपको बाइक खरीदने के लिए इंजीनियर होना पड़ेगा। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने बीसीए या एमसीए या ओ लेवल करा हो, या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की हो, या आप बीटेक एमटेक हो, तभी आप सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकते हैं। क्या सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए टेक्निकल होना जरूरी है? आप लोग बताइए, टेक्निकल होगा वही यूज कर सकता है, या आपने बहुत से नॉन टेक्निकल लोगों को सॉफ्टवेयर यूज करते हुए देखा है? ये जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी, लिखते चलो, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द यूजर, फॉर द यूजर that that he or she must
having technical knowledge. टेक्निकल नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। दैट मीन्स यहां पर लिखेंगे हम सॉफ्टवेयर कुड बी यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल यूजर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर मस्ट बी इजली अंडरस्टैंडेबल। ये कैसा होना चाहिए? इजली अंडरस्टूड। अब इस इजली अंडरस्टूड यानी कि आसानी के साथ समझ में आ जाए, उसके लिए ये यूजर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? ताकि यूजर को आसानी से सॉफ्टवेयर समझ में आ जाए। सॉफ्टवेयर चलाने के लिए यूजर को टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, और सॉफ्टवेयर नॉन टेक्निकल यूजर आसानी से चला सके, इसके लिए क्या होगा? यूजर रिक्वायरमेंट में सारी चीजें नोट कर दी जाएंगी, ताकि यूजर को क्या हो? इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। क्या हो? इजिली अंडरस्टूड हो, कि वो सॉफ्टवेयर को चला ले, सॉफ्टवेयर को यूज कर ले। यूज कौन करेगा? नॉन टेक्निकल। द यूजर यूज द सॉफ्टवेयर। यूजर यूज द सॉफ्टवेयर। क्लियर है ये? अब बताओ, ये समझ में आ गया? यूजर रिक्वायरमेंट क्लियर है ये? यूजर रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का SRS। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट चले अगला टॉपिक। यूजर रिक्वायरमेंट इज क्लियर? ओके। SRS ये क्या है? सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये सिस्टम की जगह पर सॉफ्टवेयर भी लिखा रहता है कहीं कहीं। कहीं सॉफ्टवेयर मिलेगा, कहीं आपको सिस्टम मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो SRS है, ये है क्या चीज? इट इज अ रिटन वर्क। ये पूरा रिटन वर्क। ठीक है, इट इज अ रिटन वर्क। SRS इज व्हाट? इट इज SRS इज ऑल अबाउट, नाम ही से समझ में आ रहा है, इट इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट। इट इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट। ठीक, देखो किसकी किसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है? किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो उसमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट 3 लोगों की भी हो सकती है। एक तो खाना बनाने वाले की कि उसको क्या क्या चाहिए, एक खाना खाने वाले को कि उसको क्या क्या खाना है। रिक्वायरमेंट हो सकती है कि नहीं? ठीक है। और अगर मान लीजिए कि खाने बनाने का एक कंपटीशन है, तो एक खाना बनाने वाले कंपटीशन करेंगे, एक खाना खाने वाले खा के बताएंगे, जज उसको टेस्ट करके बताएंगे, तो एक और आ गया पर्सन। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक तो जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसकी होगी? डेवलपर की रिक्वायरमेंट। डेवलपर्स रिक्वायरमेंट। तो इसके बारे में लिखा कहाँ जाएगा? हमने क्या कहा कि SRS क्या है? एक रिटन वर्क है। यानी कि ये पूरा एक रिटन पूरा प्रोसेस होगा, इसमें हर चीज लिख दी जाएगी। डेवलपर्स रिक्वायरमेंट, इसमें एक तो डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो इसमें डेवलपर की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, इन सब की रिक्वायरमेंट्स होगी। क्लियर है ये?
SRS, तो SRS इज व्हाट? SRS इज डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लिखो, ये सब पॉइंट्स हैं, आपका एग्जाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। SRS इज डॉक्यूमेंट अबाउट सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में क्या है? ये इट इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट वो चीज होती है जो रिटन फॉर्म में होती है, यानी कि ऑन पेपर, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं, ये रिटन वर्क है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है SRS क्या है? पेपर वर्क। SRS इज पेपर वर्क। रिटन किस में लिखा जाएगा? इसी में ना लिखा जाएगा SRS, ठीक है। इसमें SRS को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले, एक कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट पे फाइनली काम करने से पहले क्या बनाया जाएगा? एक प्रपोजल बनाया जाएगा, ठीक। तो इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइन में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, इसी को हम कहते हैं सिनॉप्सिस, ठीक है। तो सिनॉप्सिस क्या है? इज अ टाइप ऑफ SRS। ये भी एक SRS का टाइप है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें होता क्या है? इसमें हमें ये पता चलता है, किसी भी SRS में, कोई भी SRS होता है तो हमें ये समझ में आता है कि SRS देखेंगे तो हमें, क्योंकि पेपर वर्क है यानी कि लिखा होगा, तो कोई भी SRS रिपोर्ट अगर आप खोल के देखेंगे तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? SRS की रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा प्रोजेक्ट का क्या नाम है, प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोजेक्ट किस टाइप का है, मतलब ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है या सेमी डिटैच प्रोजेक्ट है या एम्बेडेड प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, क्या टाइप है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। और इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा, और पता चलेगा इनपुट और आउटपुट पता चलेगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, कि इनपुट आउटपुट की क्या प्रोसेस है। और इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि आप कैसा डेटा स्ट्रक्चर उसमें यूज कर रहे हैं, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। और क्या पता चलेगा? और इसमें पता चलेगा कि क्या प्रोसेस लॉजिक है, प्रोसेस लॉजिक क्या है, कि मतलब हमारे सॉफ्टवेयर की क्या लॉजिक है, हमने सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है, और सॉफ्टवेयर का जो फ्यूचर स्कोप है वो कैसा है, फ्यूचर स्कोप क्या है, और सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। क्या लिमिटेशन है, मतलब कहाँ तक ये काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, या ये क्या क्या काम कर सकता है और ये क्या क्या काम नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है जैसे मान लीजिए आपके व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की लिमिटेशन क्या है? अगर नेट कनेक्ट डिसकनेक्ट कर दें तो वो काम नहीं करेगा, यही उसकी लिमिटेशन है। व्हाट्सएप की लिमिटेशन तो यही हुई ना, कि उसको हम डिस्कनेक्ट अगर कर दें नेट से तो वो काम नहीं करेगा। ये इस तरह से कोई लिमिटेशन एक हो सकती है, या उसमें आप जो काम नहीं कर पाते हैं उसको आप लिमिटेशन में कर दीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप से क्या नहीं कर सकते? व्हाट्सएप से आप मेरे ख्याल से ग्रुप कॉलिंग भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज जो है आप उस पे नहीं भेज, व्हाट्सएप पे तो भेज सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट किसी फोन नंबर पे टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकते, ये उसकी लिमिटेशन हो गई। जैसे सिम से हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना, लेकिन व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप ही होगा हमेशा, ये उसकी लिमिटेशन हो गई। इस तरह से ये तो अब छोटा सा ऐप है व्हाट्सएप, बड़े सॉफ्टवेयर की हम बात बता रहे हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर है या किसी कोई बिग बाजार का सॉफ्टवेयर है या स्नैपडील का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें बहुत से ऐसे काम होंगे जो हम नहीं कर पाएंगे, वो उसकी लिमिटेशंस हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये सारे वर्क किस क्या होते हैं? ये इसी इन्हीं को हम क्या कहते हैं? SRS। तो ये पूरी SRS रिपोर्ट तैयार होती है,
क्योंकि ये पेपर वर्क है। हमने अभी यहाँ पिछले वाले बोर्ड पे समझाया आपको कि SRS इज व्हाट, SRS इज ऑल अबाउट पेपर वर्क, इट्स ऑल अबाउट रिटर्न वर्क। तो जाहिर सी बात है रिटर्न होगा तो कुछ ना कुछ निकल के सामने आएगा, तो वही SRS रिपोर्ट है। तो उसमें किसके बारे में होगा? प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट टाइप, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोसेस लॉजिक, फ्यूचर स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब इसके होंगे। क्लियर है ये? यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए। क्लियर है ना ये? और आप SDLC में, जब SDLC आप पढ़ते हैं तो SDLC में एक फेज होती है। सबसे पहली फेज है इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। दूसरी क्या है? सेकंड फेज। सेकंड फेज है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये दूसरी फेज है, सेकंड फेज। SDLC की दूसरी फेज है, याद है ये? हमने SDLC लिखाया था, उसकी ये दूसरी फेज है। इसी में हम क्या बनाते हैं? SRS। इसी फेज के अंदर हम SRS को क्रिएट करते हैं। क्लियर है ये? समझ में आ गया? यहीं पे हम SRS को क्रिएट करते हैं। ठीक। अब इसमें आप हम लिख लीजिए, रोल ऑफ SRS लिख लीजिए, रोल ऑफ SRS। ठीक है, रोल ऑफ SRS। SRS का क्या रोल है? रोल ऑफ SRS। clearly mention the user need। लिखते चलो इसको। ठीक है, SRS work as reference document। reference डॉक्यूमेंट, रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ जब कोई दिखाने जाता है तो उसको एक टोकन दे दिया जाता है। टोकन से ये समझ में आ जाता है, टोकन एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो गया उस पेशेंट के लिए। उसको ये समझ में आता है मेरा नंबर अब कितनी देर के बाद आएगा, अभी कौन सा नंबर चल रहा है। अगर मान लो 10 है तो और उसका नंबर है 15, तो वो समझ जाएगा कि 4 पेशेंट के बाद हमारा नंबर आ जाएगा। डॉक्टर ये समझ जाता है हम कौन सा नंबर का पेशेंट देख रहे हैं। तो वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। जैसे मार्कशीट आपका रेफरेंस डॉक्यूमेंट है कि आपने किस स्कूल से पास किया है, किस सन में पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, किस डिवीजन में पास किया है। तो वो एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो गया मार्कशीट। उसी तरीके से SRS भी वर्क करता है कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यूजर के क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। इट इज very useful for सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। जब सिस्टम का इंस्टॉलेशन होगा उस समय SRS बहुत काम आएगा, क्योंकि सिस्टम इंस्टॉल हुआ, यूजर ने कहा हमने तो ऐसा नहीं कहा था, तो SRS निकाल के दिखाया जाएगा कि नहीं आपका देखिए ये लिखा हुआ है और आपने बोला था कि ये ऐसा होना चाहिए, तो हमने ये देखिए लिख के रखा हुआ है। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में बहुत यूजफुल डॉक्यूमेंट होता है SRS। और यहाँ पे लिखो सॉफ्टवेयर कंपनी यूज इट एज लीगल डॉक्यूमेंट। और लीगल डॉक्यूमेंट की तरह कंपनी इसको यूज कर सकती है। लीगल डॉक्यूमेंट जैसे, मतलब क्योंकि ये लिखा पढ़ी का काम हो गया ना, पेपर वर्क होता है, रिटर्न वर्क होता है,
तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह भी काम करेगा। लीगल डॉक्यूमेंट की तरह, लीगल डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं कि अगर कस्टमर और क्लाइंट के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहीं पर भी जा सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो लीगल डॉक्यूमेंट की तरह भी ये काम करता है। ठीक है, ये लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। और अब एसआरएस में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एसआरएस के? तो यहाँ पर आप लिखिए कंपोनेंट्स, हेडिंग डालिए कंपोनेंट्स ऑफ एसआरएस, कंपोनेंट्स ऑफ एसआरएस। ये एक फिगर बना लेंगे छोटा सा आप लोग, ठीक है? यहाँ पे ये एसआरएस है और ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? ये दीज आर द कंपोनेंट्स। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डिजाइन कॉन्स्टेंट्स, डिजाइन कॉन्स्टेंट्स, डिजाइन कांस्टेंट और एक्सटर्नल इंटरफेस, एक्सटर्नल इंटरफेस। ठीक है, ये क्या है? दीज आर द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है एक तो रिपोर्ट होगी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट की रिपोर्ट, और एक डिजाइन कांस्टेंट की रिपोर्ट, और एक एक्सटर्नल इंटरफेस की रिपोर्ट। परफॉर्मेंस का मतलब हो गया कि सॉफ्टवेयर किस स्पीड से परफॉर्म कर रहा है, सॉफ्टवेयर किस स्पीड से इनपुट और आउटपुट जनरेट कर रहा है। ठीक है, इनपुट इनपुट और आउटपुट की क्या स्पीड है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, मॉड्यूल वाइज परफॉर्मेंस कैसी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी सिस्टम में कोई एक पार्ट बहुत अच्छा काम करता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में मान लीजिए दाल फ्राई बहुत मशहूर है, लेकिन आपने वहां पे पनीर खाया तो अच्छा नहीं लगा, राइस खाया तो अच्छा नहीं लगा, खीर खाया तो अच्छा नहीं लगा, तो आपने कहा इसका सब तो बेकार है, बस एक चीज अच्छी है। तो ये भी हो सकता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस भी चेक करी जाएगी कि ऐसा हो सकता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसका बिल वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्कैनिंग वाला थोड़ा गड़बड़ काम कर रहा है, उसका जो ऑनलाइन पेमेंट वाला है वो थोड़ा गड़बड़ काम कर रहा है, जो उसका डेटाबेस कनेक्टिविटी वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो परफॉर्मेंस वगैरह इसमें आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको हम लोग बता ही चुके हैं कि इसमें इसमें क्या ध्यान दिया जाएगा कि जो यूजर नीड्स है, कि यूजर किस तरीके से यूजर को इनपुट देना, वो सब इसमें मेंशन होगा। यूजर कैसे इनपुट देगा, यूजर कौन कौन से डेटा को एज ए इनपुट यूज कर सकता है, ठीक है, यूजर कैसा आउटपुट चाह रहा है, यूजर किस तरह का आउटपुट चाह रहा है, सॉफ्ट कॉपी में चाह रहा है या हार्ड कॉपी में चाह रहा है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी थोड़ा बताओ। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, बताइए? आदर्श, निखिल, बताएं आप लोग, मनु, बताइए। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? आशीष बताइए, अमित बताइए।
हार्ड कॉपी जिससे छू सकते हैं वो हार्ड कॉपी होती है। जैसे ही हम हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो आप फौरन समझ जाइएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर, वेरी गुड। देखो, हार्ड कॉपी का मतलब हो गया कि जो भी पेपर पे है, सॉफ्टवेयर अगर हार्ड कॉपी जनरेट कर रहा है, इसका मतलब जैसे बिल, मार्कशीट, बायोडेटा, फोटो, ये सब हमारा हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी में जितना भी हमको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सभी सॉफ्ट, जैसे अभी आपको हमारा लेक्चर दिख रहा है, ये क्या है, स्क्रीन पर है, आप ये सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन अगर इसी का हम स्क्रीनशॉट खींच के प्रिंट आउट निकाल दें तो वो हमारा हार्ड कॉपी हो जाएगा। वेरी गुड, प्रिंट, हाँ शाबाश, वेरी गुड। और डिजाइन कांस्टेंट, डिजाइन कांस्टेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ पे क्या क्या देखा जाएगा एसआरएस में, जैसे यहाँ पे रखे जाएंगे रूल्स, ठीक है, यहाँ पर रखे जाएंगे कुछ आप कह लीजिए रूल्स रखे जाएंगे, और यहाँ पर कुछ आपके ऐसे कांस्टेंट होंगे जो स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे। स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब हो गया, डिजाइन कांस्टेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसमें पहले पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड देना एक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है नियम, कानून, शर्तें, लॉ, सॉफ्टवेयर पे कैसे काम होगा। ठीक है, जैसे बैंक वाले जब काम करते हैं तो वो लोग लॉगिन पासवर्ड जरूर देते हैं, बिना लॉगिन पासवर्ड के बैंक उन कर्मचारियों को समझेगा ही नहीं कि ये कर्मचारी है, और बिना पासवर्ड के वो खुलेगा नहीं। तो कांस्टेंट पासवर्ड जैसी चीजें ये कांस्टेंट कहलाती हैं। पासवर्ड जैसे एक कांस्टेंट है, बैंक से पैसा ट्रांसफर होता है तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। तो डिजाइन में ये चीज ध्यान रखी जाएगी और इस चीज को मेंशन करा जाएगा। एक्सटर्नल इंटरफेस, इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से आप कैसे रूबरू हो रहे हैं, मतलब किस चीज से आप, एक्सटर्नल इंटरफेस क्या होगा, जैसे आप सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर पे फीडिंग कर रहे हैं कीबोर्ड से, या सॉफ्टवेयर को आप हैंडल कर रहे हैं माउस से, ये इंटरफेस कहलाए एक्सटर्नल इंटरफेस। बाहरी इंटरफेस, बाहरी स्रोत कोई भी हो सकता है, माइक हो सकता है, आप माइक से सॉफ्टवेयर को चलाते हो, आप माउस से चलाते हो, कीबोर्ड से चलाते हो, आप किसी चीज से भी चला सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एसआरएस। क्लियर है ये? कंपोनेंट ऑफ एसआरएस, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसआरएस। ये एसआरएस वाला जो है इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में आपको पढ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, किन किन पॉइंट्स को इसमें ध्यान में रखा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज का? ऑफ एसआरएस। एसआरएस का कैरेक्टरिस्टिक क्या, कि पहली चीज तो एसआरएस कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और मॉडिफिएबल होना चाहिए। मॉडिफिएबल का मतलब होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें हम कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाए। जैसे आपका जो मार्कशीट होता है ना, वो मॉडिफिएबल होता है, अगर आपका नाम गलत हो जाए तो क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं ना, तो वो मॉडिफिएबल कहलाता है। आधार में अगर नाम गलत हो जाए, गलत हो जाए और सरकार कहे नहीं बस अब जो चढ़ गया यही चढ़ गया, जो अपनी मार्कशीट में सही करो, आधार में सही नहीं होगा, तो वो मॉडिफिएबल नहीं है। ठीक, उसको मॉडिफिएबल कहते हैं। रैंक्ड, रैंक्ड, रैंक्ड का मतलब होता है, रैंक जानते ही हैं, अच्छे और बुरे के लिए दिया जाता है कि अच्छा बनाया है या खराब बनाया है, इजी बनाया है या डिफिकल्ट बनाया है, तो उससे रैंक होता है। और टेस्टेबल होना चाहिए, टेस्टेबल मतलब ऐसे चीजें उसके अंदर होना चाहिए कि जिसको हम टेस्ट भी कर सकें। ठीक है, टेस्टेबल, टेस्ट कर सकते हैं, वी कैन टेस्ट। और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, अनएम्बिगुअस, इसका मतलब क्या होता है, अभी पहले लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लो फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं।
अनएम्बिगुअस, इसमें यहाँ पर लिख लो क्लियर। एम्बिगुअस लिखा होता तो मतलब नॉट क्लियर। इससे पहले वाला बता रहे हैं, रुक जाओ। इससे पहले वाला स्क्रीन ये लो, अभिषेक देखो इससे पहले वाला स्क्रीन। ठीक है अभिषेक, ये स्क्रीन क्लियर है। और पहले वाला मतलब फर्स्ट, देखो देख लो ये फर्स्ट है, ये पहला स्क्रीन है, ये दूसरा स्क्रीन है, ये तीसरा स्क्रीन है, ये फोर्थ स्क्रीन है, ये फिफ्थ स्क्रीन है, ये सिक्स्थ स्क्रीन है, और ये सेवेंथ करंट स्क्रीन है। क्लियर है अभिषेक? आशीष हो गया? आशीष बताएं। और वैलिड होना चाहिए, ओके। वैलिड, ये सब क्या है? क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए एसआरएस आपका, एज्यूम आपका एसआरएस 15 पेज का है, ठीक है, 15 पेज का है, और पेज 1 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, प्रोजेक्ट का नाम है ABC। अब पेज नंबर 3 जब खोल के देख रहे हैं, तो वहां पर प्रोजेक्ट का नाम जो लिखा हुआ है वो ABCD लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस हो गया ना। तो ये इसको कहते हैं, ये हमारा होता है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, जैसे आप बैंक से जब भी पैसा विड्रॉ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट में अकाउंट नंबर मांगता है या नहीं? और हर बार मांगता है कि नहीं? तो ऑनलाइन पेमेंट में कहता है कि इंटर डिटेल, इंटर अकाउंट नंबर, कहता है ना एंटर अकाउंट नंबर। तो ये कभी कभी मांगता है या हमेशा मांगता है? तो ये हमेशा मांगता है, तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। मतलब कि जो आप कह रहे हैं वही कंसिस्टेंट रहिए, उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। क्लियर है ये? अब देखिए इसमें यहाँ पर दूसरा है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो सही हो। मॉडिफिएबल हमने आपको बता दिया है। रैंक्ड अच्छे और बुरे के लिए होता है। जैसे आप कहीं बिग बाजार वगैरह में जाते हैं ना, तो उसमें कहते हैं आप कितना % सेटिस्फाइड हैं। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप 5 देंगे अच्छे के लिए, 1 देंगे बुरे के लिए, तो वो रैंक्ड हो जाता है। तो आप सर्विस के हिसाब से, तो आपका एसआरएस जो डॉक्यूमेंट बना है वो रैंक्ड में मतलब अच्छा है, बुरा है। और टेस्टेबल का मतलब होता है टेस्ट कर सकें, कि जैसे उसमें मान लीजिए दिया हुआ है इंटर रोल नंबर, अगर रोल नंबर के बारे में लिखा हुआ है, इंटर रोल नंबर के बारे में, या लिखा है कि रोल नंबर जो है वो न्यूमेरिक होगा, तो आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए सॉफ्टवेयर में कि वहां पे न्यूमेरिक जा रहा है या अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं जा रहा है। और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है जिसमें क्लियरिटी हो, और एम्बिगुअस का मतलब होता है जो अनक्लियर हो। तो यहाँ पर ये क्लियरिटी से रिलेटेड है। अनएम्बिगुअस के एकदम साफ साफ लिखा हो। जैसे हम अगर ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दें, आप कहेंगे सर ये क्या लिखा है? तो हम ये कहें कि ये हमने लिखा है अकाउंट, तो आप कहेंगे हाँ ये नीचे वाला दिख रहा है। तो ऊपर वाला ये कैसा है? एम्बिगुअस। और नीचे वाला कैसा है? ये अनएम्बिगुअस है, यानी कि क्लियरली हमें दिख रहा है। तो जो चीज क्लियरिटी हो जिसमें, और वैलिड तो समझ ही रहे हैं आप। वैलिड का मतलब है जैसे इस यूनिवर्सिटी के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और आप उसमें कह रहे हैं इंटर डॉक्टर नेम, या आप उसमें डॉक्टर का भी एसआरएस लगाए हुए, तो कहेंगे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर का क्या काम है?
यहाँ पे एग्जामिनर हो सकता था, टीचर हो सकता था, स्टूडेंट्स हो सकता था, प्रोजेक्ट हो सकता था, एग्जाम हो सकता था, रिजल्ट हो सकता था, फेल पास हो सकता था। ये कहाँ से आ गया? उसमें लिखा हुआ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डिजाइन। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की कहाँ से बात आ जाती है? तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आ गया? क्लियर है? और जब आप एसआरएस